तो देखिए बांग्लादेश के जो कपड़े हैं वो अ, अमेरिका में या यूरोप में या यूके में बिना टैरिफ के जाते हैं, ज़ीरो टैरिफ में जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि 10 कंपनियां बनाती थीं, सब की सब छोड़ के चली गईं क्योंकि हम्म। इंपोर्ट का इतना प्रेशर हो गया। आज के दिन में ऑस्ट्रेलिया में एक भी कार कंपनी नहीं है। आप पूरे यूरोप में महसूस कर सकते हैं और इवन ब्रिटेन में महसूस कर सकते हैं। अब वहाँ पे गले की फांस उनके लिए बन गया है कि उन्होंने कि गलत किया या सही किया, ये सरकार भी नहीं वहाँ समझ पा रही है और ये बात वहाँ के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है यूरोप के साथ में। अच्छा, अपना डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर आप कब तक बचा के रखेंगे? इतना प्रोटेक्शन करके आप ऑस्ट्रेलिया से बचाना चाहते हैं, आप न्यूजीलैंड से बचाना चाहते हैं, आप अमेरिका से बचाना चाहते हैं, आप यूरोपियन यूनियन से बचाना चाहते हैं। हमारे 70 करोड़ लोग जो है ना, उनकी ज़िंदगी ट्रेड नहीं, उनकी ज़िंदगी लाइवलीहुड डिपेंड करती है इन सब चीज़ों पर। नमस्कार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता से देश में मानो उल्लास का माहौल है। 3 साल से चल रही बातचीत किसी नतीजे पर पहुंची है। क्या ये एक बड़ा कदम है? दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा क्या? इससे भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा क्या? इसका जवाब हाँ में भी है और शायद नहीं में भी। ब्रिटेन के साथ व्यापार करने से हमारे उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे। ये समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। सरकार इस समझौते को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। इससे भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध और मजबूत होंगे। ये एक ऐतिहासिक समझौता है क्या? हमारे साथ बात करने के लिए आज अजय श्रीवास्तव साहब हैं, जो देश के फॉरमोस्ट ट्रेड एनालिस्ट हैं। ये बताएंगे हमें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, दोनों देशों के बीच व्यापार कैसे बढ़ेगा, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स और सेक्टर्स हैं जो बढ़िया कर सकते हैं, आने वाले टाइम में ट्रेड कैसे डबल हो सकता है। श्रीवास्तव साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते पवन जी। आपको ट्रेड पर बात करना आपसे बड़ा आनंद देता है, क्योंकि एक तो ट्रेड देखिए बहुत ही सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग है उस हिसाब से, तो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उसमें जान डालते हैं, आप उसमें रस डालते हैं। मैं आपसे यही कह रहा था कि जो सबसे पहला आपका कि अराउंड हम लोग 3.5 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं। जनवरी 2022 जहाँ तक मुझे याद है बातचीत शुरू हुई है इंडिया यूके ट्रेड डील पे। जो 3.5 साल की बातचीत में हम अभी जब समझौता हो गया है, साइन हो गया है, यहाँ से कहाँ जाते हुए देखते हैं? देखिए, तो सबसे पहले नंबर के टर्म्स में बात करते हैं जी। पवन जी। तो आज का हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है ये करीब 55-56 बिलियन डॉलर का है। इसका मतलब है कि हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, इन दोनों चीज़ों का मिलाकर इतना हो जाता है। तो जिस तरह दोनों देशों ने अपने यहाँ टैरिफ कम किए हैं, सर्विसेज सेक्टर ओपन किए हैं और सेक्टर ओपन किए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 10 साल से भी कम समय में ये ट्रेड 100 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। तो दोनों देशों को इससे फायदा होगा। पहली नज़र में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हमारा ज़्यादा गेन हुआ है और कहाँ पे ज़्यादा लॉस हुआ है? तो देखिए, गेन तो बहुत ही क्लियर है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूके अकेला नहीं, जितने डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका है, यूके है या यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उन सब देशों में क्या होता है, जो हमारे यहाँ जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं उनमें ड्यूटी हमेशा अधिक रहती है। वो नहीं चाहते हैं कि आए हमारे यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो हमारे लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स है, एपरल है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों पर, टॉयज़ हैं, इन सब चीज़ों पर यूके ने ड्यूटी ज़ीरो कर दी है। तो इन सब का एक्सपोर्ट हम आशा करते हैं कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और यूके में जो इनमें इंपोर्ट टैरिफ था वो 4 से 16% था, अब वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं इन सब चीज़ों के, वो बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर को काफ़ी कंपटीशन इंटरनेशनली मिल रहा था। तो इस व्यापार समझौते से इन सेक्टर को एक नई जान आएगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। सर, इस वक्त एक बात बताइए, जैसे अभी आपने बात की टेक्सटाइल्स का,
टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो बांग्लादेश हमारा बड़ा भारी कंपटीटर है, और ख़ासकर यूके के बाज़ारों में आप देखेंगे तो आपको बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और आप चले जाइए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, वहीं पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट्स में कि ज़्यादा बांग्लादेश की बनी हुई चीज़ें वहाँ पे आप दिखते हैं आपको। हमारे इस ट्रेड डील के बाद क्या ये जो इम्बैलेंस है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स में, ये थोड़ा सा पाट लेंगे हम लोग? तो देखिए, बांग्लादेश के जो कपड़े हैं वो अमेरिका में या यूरोप में या यूके में बिना टैरिफ के जाते हैं, ज़ीरो टैरिफ में जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हुआ करता है और उनको सपोर्ट करने के लिए टैरिफ माफ़ कर देते हैं ये बड़े देश जो होते हैं। तो अब वो टैरिफ माफ़ हमारे लिए भी हो गया है। तो जो बांग्लादेश को पहले टैरिफ की एज हुआ करती थी वो हम उनके बराबर आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, और अगर हम अपनी क्वालिटी भी साथ में इम्प्रूव कर पाएँ तो टैरिफ के साथ में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के साथ में हमारा शेयर काफ़ी अधिक बढ़ेगा। जो अभी उनका ऑटोमोबाइल, प्रीमियम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, या जो स्कॉच विस्की जिसका इंपोर्ट पे ड्यूटी कम हो गई है, ये क्या हिंदुस्तान में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए कितना नुकसानदायक रहेगा? तो देखिए, आज तक हमने ऑटो में कभी भी टैरिफ किसी भी एफटीए में कम नहीं किया। यूके जो है 15वां एफटीए है हमारा, तो अभी तक के 14 में हमने किसी में भी ड्यूटी कम नहीं की है। इसमें कम की है, देखा जाए तो हमने काफ़ी समझबूझ के साथ में बहुत कम ड्यूटी, बहुत कम कारें, हम उनको पूरा वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्स नहीं आ सकती हैं। हमने कहा जैसे शुरुआत 10,000 कार से करें, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40,000 हो जाएंगी, और ड्यूटी हम 15 साल में 100% से घटा के 10% करेंगे, हर साल कम करेंगे। बट नंबर ऑफ कार्स कितनी आएंगी वो हमने लिमिट कर दिया है। तो अनलिमिटेड नहीं आएंगी। हमारे यहाँ जहाँ लाखों कारों का प्रोडक्शन होता है वहाँ 10,000 अगर कारें आ जाती हैं तो इतना फर्क पड़ने वाला तो मुझे लगता नहीं है जी। और विस्की के लिए, जो विस्की प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे, हाँ, उनके लिए तो विस्की देखिए हमारे यहाँ बहुत अधिक ड्यूटी है, 150% ड्यूटी है। अब 150 को हमने कहा है कि हम पहले साल में 150 से मान लिए 110 कर देते हैं या 75 कर देते हैं कुछ विस्कीज़ में, और फिर 10 सालों में हम उसको 40% ले आते हैं। तो 150 से 40% ले आते हैं, तो थोड़ा सा दाम कम होना चाहिए। और लोकल विस्की तो हमारी जो है मार्केट है वो थोड़ी सस्ती है। ये सब प्रीमियम ब्रांड्स हैं, इसमें हमने कहा जो $6 का मतलब हो गया कि 500 रुपये करीब एक बॉटल जो है, उसके ऊपर की बॉटल में ये सब टैरिफ कट्स अवेलेबल होंगे। लेकिन पवन जी, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो इस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, इस सेक्टर में वो 30 साल से काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको लग रहा है कि टैरिफ कम करने से कंज्यूमर को प्राइस कम हो जाएगा विस्की का, लेकिन मार्केट में ऐसा होने वाला नहीं है। क्या होगा कि ये जो लोग हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जी, उनका मेजर रेवेन्यू आता है अल्कोहल से, तो वो देखेंगे जैसे ड्यूटी कम हो रही है वैसे ही वो कहेंगे कि स्टेट टैक्स बढ़ा दो, और तो कंज्यूमर को तो कोई फायदा होने वाला नहीं। ऐसा गेस है एक बहुत बड़े एक्सपर्ट का। तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो अब ये गेस है, होता है कि नहीं होता है कि एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो ठीक ही कह रहे हैं। मैं आपके पेपर देख रहा था, जो आपका पेपर इंडस्ट्री में सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब मीडिया में सबको जल्दी पड़ी रहती है कि अजय जी के पेपर को पढ़ा जाए, वो क्या कहते हैं। तो आपका पेपर देख के मुझे लगता है कि कुछ मेजर गेन्स और मेजर लॉस हमारा, इसके बारे में बताएंगे आप। तो मैंने कहा कि मेजर गेन्स हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में है। तो हमने बताया गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इन सब में हमारा मेजर गेन हुआ है और इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। अगर लॉस की बात कहें तो हम लॉस नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि कुछ चीज़ें हम जो पहले नहीं कर रहे थे पहली बार इनके लिए क्या, जैसे हमने कहा कि ऑटो सेक्टर में खोल दिया है, तो वो खोलना इतना बड़ा लॉस नहीं, लेकिन क्या हो गया कि हमने रास्ता बदल लिया है। अभी तक हमने कहा था कि हम ऑटो सेक्टर को नहीं खोलेंगे, अब हम खोल रहे हैं। तब क्या हो गया, हमारा यूरोप से अभी समझौता चल रहा है, अमेरिका से चल रहा है, वो भी प्रेस करेंगे, इनको दे दिया तो हमको भी दो। उसके बाद में जापान और साउथ कोरिया कहेंगे कि हमने तो आपके देश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं कार सेक्टर में, हमको क्यों नहीं दिया भाई, हमको भी दो। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार आपने अपना रास्ता बदल दिया तो आप पर बहुत सारे प्रेशर आएंगे, और 5 से 10 साल में
यूके में हमने काफ़ी कम दिया ऑटो सेक्टर कंसेशन, लेकिन 5 से 10 साल में हमारी मेजर ओपनिंग की संभावना दिखती है ऑटो सेक्टर में। आप ये कह रहे हैं कि ये टेम्पलेट का काम करेगा, कि ब्लूप्रिंट जैसा काम करेगा। जैसे फर्ज करिए हम लोग अभी साउथ अमेरिका के 2-3 देशों से बात कर रहे हैं FTA के लिए, अभी और FTA होने हैं, उन सब के लिए टेम्पलेट है ये। आगे जाके और कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं देश को, उसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगा? तो इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें, देखिए मैं ऑटो सेक्टर की बात करता हूँ, तो पहले मैं फिर से इसको रिपीट करूं कि जो हमने यूके के लिए कंसेशन बहुत थोड़े से दिए हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है कि हमने ऑटो सेक्टर को पहली बार खोला है। तो अब कॉस्ट की बात करें, अगर मैं 10 साल के बाद का देखूं, तो आज ऑटो सेक्टर जो है इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 1/3 ऑटो सेक्टर से आता है। एक सेक्टर से 1/3 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी जनरेट होता है। और जॉब्स कितने हैं, अगर गैरेज हम देखें, पूरे हमारे इंडिया की सड़कों में जो गैरेज फैले हुए हैं, अगर उनके बच्चे जो वहाँ काम करते हैं उनको भी कहने 4 करोड़ लोगों का पेट पालता है ऑटो सेक्टर। तो अगर हमारे यहाँ, जी हाँ, पूरे ऑटो सेक्टर में गैरेज को भी इंक्लूड कर लें जी, तो टॉप एंड CEO को इंक्लूड है, 4 करोड़ करीब जॉब्स हैं उसमें। अब देखिए, अभी तक सब इंडिया में बना रहे थे, फॉरेन कंपनी इंडिया में बना रही थी, आराम से जॉब्स इंडिया के अंदर रह रहे थे। अगर आप इंपोर्ट करना शुरू करें तो काफ़ी हद तक जॉब्स में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये यूके की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ, अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया है और आप तो वो कंसेशन आप बाकी कंट्री को भी तो देंगे। हाँ, अगर देते गए आप तो 10 सालों के अंदर जो है फिर ऑटो सेक्टर में हमारा प्रॉब्लम होगा। एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं जी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 1980 तक 10 कार कंपनीज थी, वहाँ कारें बनती थीं। ऑस्ट्रेलिया की सड़क पर ऑस्ट्रेलिया की बनी कारें दौड़ती थीं। 10 में से 8 कारें ऑस्ट्रेलिया में बनी थीं। उस समय उन्होंने बहुत हाई टैरिफ लगा रखे थे, 45% टैरिफ लगाए थे। फिर उनमें किसी ने कहा कि नहीं भाई, ये टैरिफ तो गलत बात होती है, इसको कम करो। उन्होंने कम करना शुरू किया और 45% से 10 सालों में ले आए वो 5%। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 10 कंपनियां बनाती थीं, सबकी सब छोड़ के चली गई, क्योंकि इंपोर्ट का इतना प्रेशर हो गया। आज के दिन में ऑस्ट्रेलिया में एक भी कार कंपनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के रोड्स पर सारी की सारी कारें जो है इंपोर्टेड हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट परेशान है, वो कह रही आ जाओ, सब्सिडी ले लो, थोड़े पैसे ले लो, फिर से सेटअप कर लो, कोई नहीं आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया जैसा हाल इंडिया में हो। हमारे जो मीडियम सेक्टर, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, MSME, उसको इस ट्रेड डील से नुकसान है, फ़ायदा है? देखिए, तो MSME तो मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव गुड्स में काम करते हैं, तो क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं जी, और वो बहुत इम्पैक्ट करेगा, खासकर नौकरियों पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा उनके। तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा स्कोप है अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए MSME के पास में, क्योंकि वो लोग एक्सक्लूसिवली लेबर इंटेंसिव सेक्टर में काम करते हैं। हाई टेक्नोलॉजी में तो वो लोग बहुत ही कम हैं, क्योंकि उनका एक्सपर्टीज नहीं है, पैसे नहीं है। तो मोस्टली वो लोग गारमेंट्स में हैं, लेदर में है, लो एंड इंजीनियरिंग में, इन सब में टैरिफ लगता था। टैरिफ 0 हो गया यूके में। तो इनमें से जो लोग हाई एंड प्रोडक्ट, मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लो क्वालिटी एक्सपोर्ट जो लोग बनाते हैं उनका नहीं बढ़ेगा। यूके हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो रिच कंट्री है, उनकी पर कैपिटा इनकम $50,000 से भी अधिक है। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सस्ता बेच रहे हो, 2 रुपये सस्ता बेच रहे हो। नो, अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर बिकेगा आपका। तो जो भी MSME हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। किसानों को चिंता करने की ज़रूरत है क्या इस डील से? नहीं, बहुत अच्छी तरह से हमारी सरकार ने हैंडल किया है, और एग्रीकल्चर और डेयरी में जितने भी सेंसिटिव आइटम्स हैं, कहीं पर भी एक्सेस दी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ना। तो किसानों को चिंता करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ रेड फ्लैग्स आपके लिए आपको दिखते हैं इस ट्रेड डील में? तो देखिए, रेड फ्लैग्स एक तो कहें कि जैसे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट क्या होता है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो जो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो ये सब चीज़ें खरीदते हैं ना, इनको हम लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कहते हैं। और इनमें नॉर्मल ट्रेड रूल लगते नहीं हैं। नॉर्मल ट्रेड रूल ये होते हैं कि आपको पूरे दुनिया के देशों को एक्सेस देनी पड़ेगी, लेकिन हमने जो है WTO में जो ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं वो साइन नहीं किए हैं। तो हम यहाँ अपनी कंपनीज को अनलिमिटेड प्रेफरेंस दे सकते हैं। आज तक वैसा होता रहा, और ये इतना बड़ा सेक्टर है, ये 15 से 20% GDP होता है।
मतलब 600 से 800 बिलियन डॉलर का मार्केट है। पूरी दुनिया की नज़र भारत के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट पर है, जो कि टोटली बंद है। और तो हमने इसमें क्या किया, हमने जो यूएई से एफटीए किया था 3 साल पहले, उसमें थोड़ा सा एक्सेस दिया था यूएई की फर्म्स को। मतलब हमने डायरेक्शन चेंज किया, फॉर द फर्स्ट टाइम खोला। अब देखिए यूके में हमने करीब 10 गुना ज़्यादा उनको फ़ायदा दे दिया है कंपेयर टू यूएई। तो हम यूके की फर्म जो है करीब 40,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हमारा जेम पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वहाँ पर वो अपने आप को लिस्ट कर सकती हैं कंपनियाँ। वो क्लास 2 सप्लायर बन सकती हैं, जो कि अभी तक हमारी इंडियन कंपनी बन सकती थी। तो इन सब से क्या होगा, वो सब हमारा शेयर खाएंगे, एमएसएमई का शेयर खाएंगे, धीरे धीरे ये लार्ज फर्म्स का शेयर खाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, सरकार भी ये कहती है कि यूके भी अपना गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट खोल रहा है। तो अगर हम डेटा देखें तो यूके हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट उनके पहले से खुले हुए हैं। लेकिन 95% से अधिक सप्लाई जो है उनकी लोकल कंपनीज की होती है। बाहर वाली कंपनियां घुस नहीं सकती हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। तो ये हमने खोलकर मुझे लगता है एक उनको अधिक फायदा दे दिया है। सर, आईटी और फाइनेंस ये दो ऐसे सेक्टर थे जिसमें हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि उसमें वीज़ा रिजीम में लिबरलाइजेशन होगा। वो सिग्निफिकेंट गेन वहाँ पे दिख नहीं रहा है हमारे लिए। तो पवन जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तो यूके जो है एक यूनिक एफटीए इस दृष्टि से मेरे हिसाब से पहला एफटीए है जहां दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है उसमें सर्विसेज का वैल्यू अधिक है एक्सपोर्ट का कंपेयर टू गुड्स। तो ये यहाँ सर्विसेज प्रिडोमिनेंट है। तो और सर्विसेज है तो यूके की फाइनेंस कंपनीज को हमने अपने यहाँ एक्सेस दिए, उनकी अकाउंटेंसी फर्म वो सब यहाँ पर आकर ऑपरेट कर सकते हैं, बिना यहाँ आए हुए अपने यहाँ से रिमोटली भी ऑपरेट कर सकती हैं। और हमारे को भी उन्होंने काफ़ी ओपननेस दी है। जैसे उन्होंने 1800 योगा टीचर्स, क्लासिकल म्यूज़िक, उन लोगों को वीज़ा देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं जो अप टू 3 साल के लिए वहाँ रहते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी टैक्स इंडिया में देते थे और फिर यूके जाते थे, वहाँ भी देना पड़ता था। तो अब ये हो गया, अगर एक जगह दे दो तुम, अगर इंडिया में दे रहे हो तो यूके में देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दो ये है। लेकिन मेजर डिसअपॉइंटमेंट ये रहा कि हम हर जगह कहते हैं कि हमारा आईटी जो एक्सपोर्ट है उसके लिए जो प्रोफेशनल्स ट्रैवल करते हैं वहाँ यूके में बसने के लिए नहीं, लेकिन अपना काम करने के लिए 2-3 महीने के लिए, उनको कुछ मिनिमम एश्योर्ड वीज़ा का नंबर अगर यूके कमिट कर लेता तो यूके ने वो कमिट नहीं किया। यूके ने कहा कि हम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखेंगे, लेकिन उनको जो हमारा इमिग्रेशन रूल्स हैं उन सब के थ्रू ही आएगा, स्पेशल कुछ नहीं मिलेगा। तो एक वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे यहाँ, क्योंकि मेजर हम वही आशा करते हैं। लेकिन मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ यूके की। देखिए, यूके में ब्रेक्सिट किस कारण हुआ? यूके में ब्रेक्सिट इसी कारण हुआ कि उनके यहाँ इमिग्रेंट्स यूरोप से आ रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे। तो ये थोड़ा मुश्किल था होना और अल्टीमेटली नहीं हुआ। सर, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद आप पूरे यूरोप में महसूस कर सकते हैं और इवन ब्रिटेन में महसूस कर सकते हैं, अब वहाँ पे गले की फांस उनके लिए बन गया है कि उन्होंने कि गलत किया या सही किया। ये सरकार भी नहीं वहाँ समझ पा रही है और ये बात वहाँ के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि वो फैसला तो था, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, लेकिन उससे उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है ब्रेक्जिट होने से। मतलब वहाँ पर ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो ब्रेक्जिट का विरोध कर रहे हैं। तो आपको अगर याद होगा, जो ब्रेक्सिट का जो वोट हुआ था वो ऑलमोस्ट 50-50 बराबर हुआ था। कुछ मार्जिनल लीलो जीते थे, तो जो लोग बहुत उसमें थे, फ्रिंज एलिमेंट्स थे, सबने बराबर जैसे एक जगह वोट दिया ब्रेक्सिट होने के फेवर में, इसलिए ब्रेक्सिट हुआ। बट लोग ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है यूरोप के साथ में। उनका अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ही वीक है। अगर यूरोप से चीज़ें ना लाएं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्ट फिनिश नहीं हो सकता आज के देश में, आज के दिन में उनके यहाँ। तो मेरे ख्याल से वो सब जो भी समझदार लोग हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि शायद ब्रेक्सिट उनकी इकनॉमी के लिए ठीक नहीं रहा। इट वॉज शायद रॉन्ग डिसीजन था, लेकिन भावनाएं भड़काने वाला डिसीजन था और वही भावनाएं आज भी भड़क रही हैं। तो इंडिया में जो प्रोफेशनल वीज़ाज हैं, हमें नहीं चाहिए कि भाई कोई वहाँ सेटल करने नहीं वीज़ा मांग रहा है तुमसे। हम चाह रहे हैं जो तुम्हारे यहाँ से काम मिला हुआ है उसके लिए एक इंजीनियर आना चाह रहा है 2 महीने के लिए, उसको वीज़ा एश्योर कर दो। अब वो इतना डरे हैं ब्रेक्सिट के उससे कि हर चीज़ को उसी चश्मे से देख रहे हैं, तो दिया नहीं उन्होंने। ब्रेक्सिट में ऐसा क्या यूके को लगता है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? एडमिट थोड़ी करेंगे, एडमिट कर लेंगे तो इम्प्रूव कर जाएंगे। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं वही एडमिट करते हैं अपनी गलतियाँ।
बहुत कम कंट्रीज में दम है कि वो एडमिट करेंगे कि हमसे गलती हुई है, वो सब समझ रहे हैं। दुनिया में राजनीति का चेहरा थोड़ा बहुत बदल के पर मोरलेस एक ही जैसा काम करता है। हाँ, बिल्कुल। ब्रेग्जिट हम उससे बाहर आ जाएंगे, वो चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था और वो करके दिखाया उन्होंने। तो जो एक बार उन्होंने वादा किया वो करके दिखाया, और वो अब पता चला कि अब उसका तो उल्टा असर हो गया वहाँ पे। लोग बड़े नाराज़ हैं, कुछ लोग वहाँ पे, उसमें बाकी यूरोप वाले भी नाराज़ हैं, अंदर वाले भी नाराज़ हैं। बिल्कुल। देखिए, तो उनके यहाँ क्या होता था कि हम लोग पहले यूरोप से जब निगोशिएट करते थे और ब्रेक्सिट के पहले यूके पार्ट था यूरोपियन यूनियन का, तो सारा कुछ जो टीम थी, नेगोशिएशन टीम एक होती थी। इनका अपना तो कुछ था नहीं ट्रेड वेड का। जी। तो बहुत ही हरीम इन्होंने अपनी ट्रेड नेगोशिएटिंग टीम बनाई है, सब स्ट्रक्चर नए इनको डेवलप करने पड़ रहे हैं, तो काफ़ी समस्याएं आ रही हैं इनको। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ज़्यादा कंसीड नहीं किया उनकी डिमांड पे, जो ट्रेड डील है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, क्रिस्टलाइज्ड है। हाँ, ट्रेड डील मैं मोटा मोटा बैलेंस ही कहूँगा, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि जैसे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जैसे खोला, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि देखिए, मेन क्या है कि आपने रास्ता बदल दिया। जैसे मैं ऑटो के लिए भी कह रहा था कि ऑटो हमने यूके को ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपने रास्ता बदल दिया है। अब आगे आने वाले समय 5 से 10 साल में आप देखिएगा कितनी ओपनिंग होती है। ऐसी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में हमने एक छोटा सा रास्ता बनाया, रास्ता बदला यूएई के साथ डील में। यूके में 10 गुना इनको दे दिया है, अब यूरोप उससे भी 10 गुना मांगेगा, अमेरिका तो पूरा ही मांग लेगा आपसे। तो आप एक बार रास्ता बदल देते हैं ना, तो फिर दुनिया देखती है कि आप प्रेशर में आ सकते हो। तो मुझे उस बात से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा घुमा दिशा बदलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ श्रीवास्तव साहब की, जो चाइना हमारा पड़ोसी है, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी और जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी हमारे लिए कोई भी नाम दे सकते हैं आप, कंपटीशन है, ख़तरा है, वॉटेवर। यूरोप के मार्केट में और यूके में हम इस डील के बाद और इसके बाद जो फॉलो करेगा उसमें चाइना को हम कितना इनकाउंटर कर पाएंगे? देखिए, काउंटर कर पाएंगे कितना? हाँ, चाइना या किसी भी देश को से आगे बढ़ना है या उनसे compete करना है, तो हमको केवल एक चीज़ ध्यान करना पड़ेगा कि अपना प्रोडक्ट जो हम बनाएं अच्छी क्वालिटी के बनाएं, सेम क्वालिटी के लिए कम पैसे लगें। उसके लिए हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ते चले आ रहे हैं, टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सब से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जो डीप मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे यहाँ बहुत कम हो रही है। जैसे आपने देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन उसमें इंपोर्ट कंटेंट 80 to 90% है। तो डीप मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज़ इंपोर्ट करके असेंबल करके इनको दुनिया में भेज रहे हैं। तो जब तक हम डीप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, जॉब्स नहीं होंगे आपके यहाँ ज़्यादा, आपके ज़्यादा वैल्यूडेशन नहीं होगा, तो आप ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हमारा जो आईफोन का एक्सपोर्ट है, अगर मान लीजिए $20 बिलियन का है, तो एक आईफोन अगर $1000 का है तो हमको $30 मिलते हैं। $30 का बड़ा हिस्सा हम एज ए PLI उनको वापस कर देते हैं। तो हमको तो बहुत कम कुछ मिल रहा है उन सब चीज़ों में। अगर वैल्यूडेशन बढ़ेगा तब ज़्यादा फायदा होगा। वैल्यूडेशन कैसे बढ़ेगा कि आपके यहाँ जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो, वो कैसे कम होगी, हमको हर चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, चीप कैपिटल हो, जो नॉर्मल बातें हम लोग करते हैं उन सब में ध्यान देना पड़ेगा। तो ये समय आ गया है कि हम बिना समय वेस्ट किए हुए इन सब चीज़ों में काम करें, तो अच्छा प्रोडक्ट होगा, तभी चाइना को बीट करेंगे, तभी बाकी देशों को बीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी MSME सेक्टर के जो लीडर्स हैं, जो अच्छी कंपनियों को चलाते हैं, उसमें से 2-3 लोगों से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि साहब, जो लार्ज यूके की कंपनीज़ हैं वो इंडियन मार्केट्स में डोमिनेट कर सकती हैं। क्या प्रोटेक्शन सरकार ने इसमें प्रोवाइड किया है ताकि वो लोग शील्ड हो सकें जो इंडियन एंटरप्राइजेज के लिए? देखिए, ये बातें जो हैं, एक फियर है MSME में। हाँ, ये फियर बिल्कुल गलत फियर है। अगर आज हम यूके का एक्सपोर्ट इंडिया को देखें तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, उनका जो एक्सपोर्ट है करीब $8.5 बिलियन इंडिया को है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। उसमें 1/4 एक्सपोर्ट क्या है, एक चीज़ है, सिल्वर बार्स। ठीक है, तो सिल्वर कोई इंडस्ट्रियल आइटम नहीं, इसमें MSME में कोई फायदा, कोई घाटा नहीं होगा। सिल्वर तो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी करीब $700 मिलियन का स्क्रैप आता है, मेल्टिंग स्क्रैप आता है, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से आती हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़ की चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो MSME को कहीं भी मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा जहाँ पर MSME को नुकसान होगा।
ये क्योंकि जिस तरह के प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ के एमएसएमई से compete नहीं करते हैं। देखिए ये बात कही जाती है, तो हमारे प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट में कॉम्प्लीमेंटरिटी है। हम अगर ए प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बी बनाते हैं, तो उनके प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत है, हमारे प्रोडक्ट की उनको ज़रूरत है। हमारे प्रोडक्ट एक दूसरे से compete नहीं करते हैं। अगर इंडिया करता है FTA चाइना से, तो दोनों के प्रोडक्ट compete करते हैं, तब घाटा होगा इंडियन एमएसएमई को अगर हम चाइना से कुछ करते हैं। लेकिन यूके के साथ में ऐसा कोई खतरा नहीं है। अभी जैसे कह रहे थे कि जो मिल राइस है और जो दूसरे और गुड्स हैं, शुगर उसमें शुगर है, उसमें वो नहीं खोला जी। तो इसका क्या, हम एक ऐसा क्यों हुआ और उसका डैमेज हमको क्या होगा? तो देखिए उन्होंने अब हमारे इस FTA के बाद में हमारे 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके यहाँ ज़ीरो टैरिफ में होंगे, और उनके जो है 90% पर हमने ड्यूटी कम की है या ज़ीरो की है। ठीक है, हमने अपना अधिकतर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर बचा के रखा है। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी बड़ी हमारी रोक ली हैं, हमने तो उनकी सैकड़ों चीज़ें रोकी हुई हैं। तो ये तो भाई समझौता है। वो कहें कि हम 99% खोल लें तो 90 खोल लें, तो हम भी तो वही 1-2 रोक लेंगे, उसमें क्या है। जिससे आगे आपको कुछ प्रेशर करके हम कुछ काम निकालना चाहते हैं और आपको राइस चाहिए, आपको शुगर चाहिए इंडिया से भेजने के लिए, हम ड्यूटी उसमें कम करें, तो हमारी आप 10 चीज़ों में कम करो। भाई नेगोशिएशन तो यही होता है ना। अच्छा, अपना डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर आप कब तक बचा के रखेंगे? इतना प्रोटेक्शन करके आप ऑस्ट्रेलिया से बचाना चाहते हैं, आप न्यूजीलैंड से बचाना चाहते हैं, आप अमेरिका से बचाना चाहते हैं, आप यूरोपियन यूनियन से बचाना चाहते हैं। यूरोप में डेयरी इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, आप उनसे बचाना चाहते हैं। मतलब कंपटीशन को उस लेवल पे ले जाने के बजाय आप एक दीवार खड़ी करके उसको बचाएंगे। कब तक बचा के रखेंगे? हमको बचाना चाहिए, और ये हमारा धर्म है। मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर और डेयरी जो है ये ट्रेड के बियॉन्ड सब्जेक्ट है। हमारे 70 करोड़ लोग जो है ना, उनकी ज़िंदगी ट्रेड नहीं, उनकी ज़िंदगी लाइवलीहुड डिपेंड करती है इन सब चीज़ों पर जी। हम लोग तो नौकरी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, आप नौकरी करते हैं, बच्चे नौकरी करते हैं, उनकी ज़िंदगी केवल उसमें है। अगर और क्या होता है दुनिया में कि हाईली सब्सिडाइज्ड उनके यहाँ डेयरी और एग्रीकल्चर है, अमेरिका में और यूरोप में, इन सब चीज़ों में। तो एक साल में दाम अगर गेहूं ओवर प्रोड्यूस हो गया तो दाम आधे हो गए। आधे हो गए, मान लीजिए 20 रुपए किलो आपके यहाँ इंडिया में मिल रहा है और 10 रुपए किलो में आ गए, तो इंडियन फार्मर का तो बिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले साल तो उसका घाटा होगा, आधे लोग कुछ भूखमरी से मरेंगे क्योंकि उनका और कोई कमाई का जरिया नहीं। अगले साल वो उगाना बंद कर देगा क्योंकि बिक नहीं रहा, तो मैं क्या उगाऊं। और अगले साल इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो आपके यहाँ पूरे 140 करोड़ लोग क्या खाएंगे? पूरी दुनिया में कोई देश नहीं जो सप्लाई कर सके। ऐसा नुकसान जो है अफ्रीका ने देखा हुआ है, घाना, नाइजीरिया, बहुत सारे कंट्रीज ने 2010 से 14 के बीच में उन्होंने इन देशों के दबाव में आके अपनी ड्यूटी ज़ीरो कर दी थी ग्रेन्स पर, और उनके यहाँ भूखमरी की समस्या हुई। एक साल जो है इतना कम दाम में इंपोर्ट हुआ कि लोगों ने उगाना बंद कर दिया। बहुत बड़ा विषय है वहाँ पे। जी हाँ, तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि इसमें कभी भी कम हो, किसी हालत में कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड इशू है नहीं, यहाँ तो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे खिलवाड़ करेंगे ना, तो वो सीधे सीधे आप लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं श्रीवास्तव साहब, एक तो कॉमन इंडियन कंज्यूमर और वर्कर, जो एक तो हम जैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इससे कैसे मिलेंगी, और क्या हम चीपर गुड्स हासिल कर पाएंगे क्या इस डील के बाद? तो सबसे ज़्यादा जो है जॉब्स क्रिएट होते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, और मैंने कहा कि जो यूके में हमारा करीब $6 बिलियन का एक्सपोर्ट है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर का है, और उन सब में ज़ीरो टैरिफ मिल रहा है। तो एक लिमिटेड वे में अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। अगर हम यूज़ कर पाते हैं इसको, अच्छे क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस करके जो यूके कंज्यूमर को अच्छा लगे, तो नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको बनाने वाले चाहिए, तो जॉब्स बढ़ेंगे, अच्छा होगा। अभी कितना टाइम लग जाएगा, अब हम एक मोटा मान के चलें, कितना टाइम लग जाएगा इसके इम्प्लीमेंटेशन में? तो देखिए ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत टाइम लेती है, करीब 1 साल भी ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऑफिशियल कोई वर्ड नहीं, लेकिन 9 महीने से 1 साल तक टाइम लग सकता है इम्प्लीमेंट होने में। अब इस सवाल को पलट देते हैं। मैंने कहा कि ये टेम्पलेट का काम करेगा। अब कुछ चीज़ें यूके ट्रेड डील के नेगोशिएशन में हमने हासिल की, जिसका इस्तेमाल हम लोग फर्दर ट्रेड डील्स में कर सकते हैं। कनाडा है, यू है, गल्फ कंट्रीज़ है, और बाकी जो साउथ अमेरिका के कुछ देशों के साथ हम कर रहे हैं। ये मॉडल का काम करेगा या एक कॉशनरी टेल की तरह? तो ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि मॉडल का काम करेगा। एक टेम्पलेट हमने बना ली है,
और वो टेम्पलेट हमने यूएई में किया, फिर एफ्टा में थोड़ा जब स्विट्ज़रलैंड से डील किया उसको थोड़ा इम्प्रूव किया, अब यूके में तैयार हो गई है। तो टेम्पलेट में नई चीज़ें क्या हैं यूके की इसमें कि ऑटो सेक्टर हम खोल रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट खोल रहे हैं, हमने पेटेंट लॉज में कंपलसरी लाइसेंसिंग फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ा डाइल्यूट किया है। तो अब ये सब टेम्पलेट है। दूसरा ये है कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी को बचा के रखते हैं, ये भी टेम्पलेट का पार्ट है ऑफ कोर्स, है ना। तो ये टेम्पलेट एक मोटा मोटा बन गया है और इसको हम शायद फॉलो करेंगे और इसको और डीपेन करेंगे आने वाले उसमें एफटीएज में। जी अच्छा, हमने पोजीशन जो हमारा रहा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के से काम किया हमने, या हमें लगा कि कोई चांस ऐसा मिस कर गए जहाँ पे हमें थोड़ा और हार्डर पुश करना चाहिए था? नहीं, देखिए उन्होंने 99% तो आपके लिए खोल दिया, सब कुछ खोल दिया आपको, चावल को छोड़कर और शुगर को छोड़कर और थोड़े बहुत प्रोडक्ट छोड़ दिए हैं, बाकी उन्होंने सब कुछ तो आपके लिए खोल दिया। जो वो दे सकते थे उन्होंने दे दिया है। तो हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमारे निगोशिएटर से बहुत अच्छा निगोशिएट किया है, तभी एटलीस्ट गुड्स में तो मैं कह सकता हूँ कि तभी ऐसी डील पॉसिबल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। श्रीवास्तव साहब, आप आए और आप एक ऐसे विषय पे बोल रहे हैं जो काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के व्यापार के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, रोज़गार पैदा करने के लिए, अपना निर्यात बढ़ाने के लिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा इस डील का, और आगे चल के एक मॉडल का भी काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद पवन जी, मुझे बुलाने के लिए।